नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको ममता बनर्जी के ऐसे विधायक से मिलाएंगे जो अब बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर रहे हैं। इसके लिए तारीख भी निकाल दी गई है, लेकिन टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर ने के इन राजनीतिक अरमानों की असली वजह क्या है, ये समझेंगे। फिर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के कुछ ऐसे बयान सुनाएंगे जिस पर राजनीति में जबरदस्त आग लगी है। और अब सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है, क्योंकि जज साहब के बयान में कठमुल्ला, 3 तलाक और हलाला जैसे शब्दों का प्रयोग है, जिस पर सियासी विस्फोट हुआ है। फिर उस संसद की बात जिसकी कार्रवाई वाला इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि अडानी और जॉर्ज सोरोस वाली लड़ाई अब संसद के सामने बड़ा ब्रेकर बन चुकी है। आज कैसे संसद में इस पर कलेश हुआ और क्यों प्रियंका गांधी का एक बैग आज ट्रेंड कर रहा है, यह दिखाएंगे आपको। संसद से एक बड़ी खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में विपक्ष ने सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज का आरोप लगाया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में लीडरशिप वाला चुंबक कैसे ममता बनर्जी की तरफ और ज्यादा खिसक गया है, इस पर भी सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी खोलेंगे। अब लालू यादव ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिसमें कांग्रेस के लिए चिंता की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के ऑटो वालों को जो है 10 लाख का जीवन बीमा उनका कराया जाएगा। बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही वर्दी के लिए ऑटो वालों को हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और आज एक शुभ समाचार छात्रों के लिए भी। यूजीसी ने ग्रेजुएशन करने के लिए अब स्ट्रीम वाली बाध्यता को खत्म कर दिया है। नए फैसले के अनुसार अब 12वीं में आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले छात्र भी बीएससी कर सकेंगे। हालांकि इसके साथ कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिस पर हमने एक सत्ता की कुंजी तैयार की। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज पश्चिम बंगाल की एक बहुत चौंकाने वाली खबर के साथ। आज तक आपने मुगल शासक बाबर और उसके बेटे हुमायूं की कई कहानियां सुनी होंगी, दोनों के जुल्म के खूनी इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज सत्ता में हम आपको बाबर और हुमायूं नहीं बल्कि बाबरी और हुमायूं की एक खबर दिखाने जा रहे हैं, जिस पर सत्ता का जोरदार कलेश हो रहा है। और इस खबर का केंद्र है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जिनका नाम है हुमायूं कबीर, जो बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं। ये सारी बातें खुद ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं ने बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में कही, जहां उनके इन अरमानों पर तालियां भी बजी और नारे भी लगे। हुमायूं कबीर ने कहा वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद का काम 6 दिसंबर 2025 से पहले शुरू हो जाएगा और फंड की कोई कमी नहीं होगी। वो खुद बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। सबसे पहले आप टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी वाले बोल शब्दशः सुनिए, फिर इन बोल पर सियासी बवाल की कुंजी खोलेंगे। পশ্চিম বাংলায় প্রায় 34% মুসলমান, তাদের যে আবেগ, তাদের যে মাথা উঁচু করে পশ্চিম বাংলায় বসবাস করার গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে আমি এখান থেকে একটা প্রস্তাব এই সরুলিয়া মাদ্রাসার কমিটির কাছে রাখছি। পয়সার কোনো অভাব হবে না, শুধু বেলডাঙ্গা, এই সরুলিয়া, জলিলিয়া, আরো যে সমস্ত মাদ্রাসা আছে, বহরমপুরের যে মাদ্রাসা আছে, আমাদের বেলডাঙ্গা টুয়ে যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি আছে, সব মাদ্রাসার সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, তাদের নিয়ে সে 100 জন হোক, 151 জন হোক, তাদের নিয়ে একটা বাবরি মসজিদ ট্রাস্টি তৈরি করতে হবে। এই ট্রাস্টি থেকে আগামী দিনে আমরা 2025 সালের 6 ডিসেম্বর এই বেলডাঙ্গার বুকে 2 একর জায়গার উপরে আমরা একটা বাবরি মসজিদের স্থাপন করব, যেটা মাথা উঁচু করে বাংলার মুসলমানদের কাছে আবার
अब बड़ा सवाल यह है कि एमएलए साहब ने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल की जगह बाबरी मस्जिद बनाने का क्यों सोचा। वैसे हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति को चमकार देना चाहते हैं वो कभी अयोध्या में हुआ करती थी। 4 दिन पहले ही बाबरी विध्वंस की बरसी भी थी। मतलब हुमायूं कबीर ने पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत मुर्शिदाबाद में अपने बाबरी वाले राजनीतिक अरमान दिखाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का मंदिर मस्जिद वाले विवाद का चैप्टर बंद हो चुका है। मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई है। तो फिर बाबरी का जिक्र करके टीएमसी विधायक आखिर किस तरह का स्कोर बनाना चाहते हैं। वैसे बीजेपी इस सोच को विध्वंसक और बर्बर बता रही है और ममता से सवाल पूछ रही है, क्या वो भी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले अपने विधायक के विचारों से सहमत हैं। बाबरी मस्जिद ट्रास्टी तैरी करते হবে। आज मुख्यमंत्री जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में, सरकारी खास जमीन भी अगर हड़प ले और मस्जिद बना दे तो भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे 30% के लिए। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होता है और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं, इसका जवाब 26 में मिलेगा। बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल है। ये ध्रुवीकरण उनकी वोट में फायदेमंद होगी। बंगाल की हालात दिन पे दिन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार होते जा रहे हैं। ये लोग खाते हिंदुस्तान का है और गा बाबर का रहे हैं। एक विधायक है हुमायूं कबीर, मगर ये सोच रहे हैं कि बाबर की चमचागिरी करके और बाबर के नाम को आगे बढ़ा करके वो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मस्जिद नहीं बनाना चाहते हैं, ये बंगाल में बाबरी सोच को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और बाबरी सोच को इन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जो छीना झपटी, लूट खसोट, महिला अत्याचार, डॉक्टर हत्या, तमाम प्रसंगों में पहले से कर रखी है। वैसे टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयानों में जहर की मात्रा हमेशा से ज्यादा रही है और वो अपने शब्दों से ऐसी चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करते रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द में थोड़ी आग लगाई जा सके। ऐसा ही एक बयान उन्होंने वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक सभा के दौरान हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहाने की बात कही थी, जिस पर सत्ता का कलेश भी हुआ था। কত ধারে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। वैसे शायद आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सच यह है कि राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती है और आरोप है कि इसमें टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का फायदा वोट बैंक वाला है। दरअसल हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी जो है वो करीब 33% है, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से भी ज्यादा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में है, लेकिन इन बयानों के जरिए शायद हुमायूं कबीर अपनी वोट बैंक वाली फसल को सींचते रहना चाहते हैं ताकि वक्त आने पर उसे अपने सियासी फायदे के अनुसार काटा जा सके। वैसे विधायक जी का राजनीतिक परिचय यह है कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, इसके बाद बीजेपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा और फिर टीएमसी में घर वापसी करके विधायक बन चुके हैं। यानी एमएलए हुमायूं कबीर ने घाट घाट का राजनीतिक पानी पिया हुआ है और वो अपने सियासी स्टीयरिंग को वोट खींचने वाली विचारधारा के अनुसार घुमाते रहते हैं।
चलिए, बाबरी मस्जिद के निर्माण वाले राजनीतिक दावों से आगे अब उस भाषण की तरफ बढ़ते हैं जिसने देश में काफी विवाद खड़ा कर दिया है और इस पर बौद्धिक बहस हो रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव। वो रविवार को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यहां उन्होंने करीब 33 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई शब्द जैसे कठमुल्ला, हलाला, वक्फ बोर्ड अधिनियम, 3 तलाक और 4 शादियों का जिक्र किया। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के इन शब्दों से भरे भाषण पर काफी विवाद हो रहा है। सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके बयान पर आपत्ति जताई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली है। अखिल भारतीय वकील संघ राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई की मांग कर चुका है, जबकि कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR ने CJI संजीव खन्ना से न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के बयान के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करने का मामला काफी बढ़ गया है। इस पर राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक एक्शन की भी कोशिश है। लेकिन पहले आप यह सुनिए कि जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक एक्शन की बात चल रही है। जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है? ये कानून बना करके ये आपके सैयद के खिलाफ हो जाएगा, आपके इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, आपके कुरान के खिलाफ हो जाएगा। ये भ्रम है आपके अंदर। वो नारी जिसमें कि हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही वेदों में उसको देवी का दर्जा दिया गया है। नारी तो पूजन देवता रमनते देवता, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। तो इसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ 3 तलाक बोल दीजिए इसका अधिकार है, हमारे यहाँ स्त्रियों को मेंटेनेंस न देने का अधिकार है, हमको कोई गोद लेने का अधिकार, कोई संपत्ति भी नहीं है, इस प्रकार अधिकार है। ये अधिकार नहीं चले। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन में नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक दलों के सांसद जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जस्टिस शेखर यादव को हटाने की मांग वाले नोटिस पर उन्होंने साइन किया। CPM नेता वृंदा करात ने इस भाषण को नफरती कहा है और इसे संविधान पर हमला बताया है। जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। किसी भी न्यायाधीश जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पदाधीन है, उनको जो है ना विवादित बयान देने से बचना चाहिए।
उनको ईश्वर ने कलम की ताकत दी है, सरकार ने कानून ने कलम की ताकत दी है। वो जो कहना चाहते हैं वो अपने जजमेंट के द्वारा दें, और वो इस तरह की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कहा है, मैं उसमें से इतना ही अर्थ निकालता हूँ कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर केवल अल्पसंख्यकों को प्रधानता देकर कोई निर्णय करने के बजाय देश के बहुसंख्यक जो भारत माता के अन्य उपासक हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने संविधान की किताब की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, तो मुझे लगता है कि ये बयान तो एक सिटिंग जज, वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जा कर के एक ऐसे विषय पर ये बात रखता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। से लोग हमारे लिए अब जज बैठे हुए हैं जिनके दिल में इस तरह की भावना है, तो बिल्कुल ठीक नहीं हमारे देश के लिए। अधिकारी हैं या जो हमारी जुडिशरी में लोग हैं, उनको सेंसिटिवाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें सीख दी जाए और बताया जाए कि प्रिएम्बल जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, वही सेक्युलर है। कुल मिलाकर जस्टिस शेखर यादव के भाषण पर काफी हंगामा मचा हुआ है और कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये बीते 10 साल में ही क्यों हो रहा है। इन सवालों के बीच आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव का बतौर जज न्यायिक करियर 5 वर्षों का है। 1988 में उन्होंने कानून की डिग्री ली और 1990 में बतौर एडवोकेट एनरोल हुए। इसके बाद उन्होंने यूपी सरकार के लिए अतिरिक्त अधिवक्ता की जिम्मेदारी निभाई। अलग अलग समय पर इन्होंने यूपी सरकार और भारत सरकार को कानूनी सेवाएं दी हैं। 12 दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 15 अप्रैल 2026 को रिटायर हो जाएंगे। शायद तब तक और उसके बाद भी उनके विचारों पर बहस और विवाद की गुंजाइश बनी रहेगी। अब संसद में हंगामे वाली राजनीतिक वेब सीरीज की बात करते हैं, जिसमें चर्चा की मात्रा बहुत कम है और हंगामे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस हंगामे के टूल्स 2 बड़े कारोबारी हैं, जिसमें विपक्ष भारत के कारोबारी गौतम अडानी और सत्ता पक्ष अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के कंधे पर बंदूक रखकर एक दूसरे पर हमले कर रहा है। इस टकराव के कारण संसद में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद के बाहर और संसद के अंदर कल की तरह ही हंगामा हुआ। संसद के बाहर कांग्रेस और उनके समर्थक दल आज पीएम मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर वाले बैग लेकर संसद में पहुंचे थे। इस बीच आज 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद भी अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा और तब स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी बुधवार तक स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर जिस संसद में हर 1 घंटे की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां शीतकालीन सत्र में अब तक की कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है, कभी अंदर कभी बाहर। ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, वो छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है। चोरी और सीना जोड़ी क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। अगर हिम्मत है तो इसका खुलासा करें। ये नौटंकी कर रहे हैं, सदन चलने नहीं देते और बाहर में हंगामा करते। प्रथम दिन से कुछ मांगे थी लोगों की, चाहे उस व्यक्ति विशेष के साथ प्रधानमंत्री जी के ताल्लुक हों, अमेरिकी न्यायालय का मामला हो। अगर आप समकालीन इन ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करते हैं और एक फिक्शनल चीज उठा के ले आते हैं कल से सदन में, तो दुर्भाग्य है इस देश का। और हम बेकार न संविधान दिवस मनाते हैं। प्रमोद तिवारी
पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। इस हंगामे के बीच आज विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान कर दिया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, समाजवादी पार्टी, डीएमके, वामपंथी दल और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसद के दस्तखत हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी ने यह प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा। धनखड़ पर विपक्ष का आरोप है कि वो पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन को चलाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कष्टकारी फैसला लिया है। संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर संसद में बहस और धनखड़ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म स्वरूप पुष्पा के रोल में है, जो विरोधियों के सामने झुकता नहीं है। उसी तरह संसद के राजनीतिक टकराव में भी इन दिनों काफी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे लगता है कि सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि संसद की कार्रवाई आजकल सिर्फ हंगामे से शुरू होती है और थोड़ी देर बाद स्थगित शब्द के साथ खत्म हो जाती है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के मामले में विपक्षी दलों ने काफी एकता दिखाई है, लेकिन एक दूसरे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बिखराव का ट्रेलर दिख रहा है। जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई की इच्छा जाहिर की है, उनके पक्ष में कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेताओं के बयान आने लग गए। शरद पवार के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुलकर कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस विरोध कर रही है तो उनका जवाब था कि कांग्रेस के विरोध से क्या होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी असहज है और आज पहली बार कांग्रेस की तरफ से इस पर खुलकर बयान आया। पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, लालू जी के बयान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस बयान से मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब से कुछ देर पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार की बैठक होने वाली। तकरीबन 8 बजे अरविंद केजरीवाल शरद पवार के घर बैठक के लिए पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के ममता को अगर कहे तो करने दीजिए, हमें क्या लेना देना है, कोई भी कुछ कह सकते हैं। एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज वो क्षेत्रीय पार्टी में चले गए और सिर्फ बंगाल में सीमित है। और यहाँ कैसे चुनाव होते हैं, बंगाल में जो विपक्ष लोग हैं जानते हैं। एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आपत्ति क्या है? इंडिया अलायंस सामूहिकता की चीज है, इट्स अ कलेक्टिव में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है और कोई रेफरेंडम तो हो नहीं रहा। ये जो फूट हो रही है ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा करके, वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि चाणक्य के एक सिद्धांत था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ होती हैं। तो ऐसी ध्रुव संधि हुई थी, जब सरकार नहीं बनी तो अपने अपने रास्तों पर वापस जा रहे हैं।
देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। वैसे सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि ना किसी दबाव में आना है, ना किसी के खिलाफ बयानबाजी करनी है, बल्कि और बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस का साफ मानना है कि गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेतृत्व किसी और को कैसे दिया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की बागडोर कांग्रेस के पास ही रहेगी, संयोजक का पद किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कांग्रेस बीजेपी को मात देने की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने मजबूत कांग्रेस वाले नैरेटिव को कमजोर कर दिया है। शायद इसीलिए जो राजनीतिक दल इन चुनावी नतीजों के पहले तक कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, अब उस चट्टान में पानी रिसने लगा है। संभव है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिल जाए। सत्ता में अब राजनीति की उस लक्ष्मण रेखा की बात जिसे वक्त वक्त पर हमारे देश के नेता अपने बयानों से मिटाते रहते हैं। वैसे जब नए नवेले नेता ऐसा करते हैं तो कई बार उन्हें कम अनुभव का डिस्काउंट और नसीहतें देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी इस रेखा को लांघते हैं तो ज्यादा हैरानी होती है। आज ऐसा ही एक बयान पटना से आया, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बात कह दी जिस पर सत्ता का कलेश हो गया है। दरअसल बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में महिला संवाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आज इसी पर जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा, यह नीतीश कुमार की आंख सेकने की तैयारी है। अब जब लालू यादव के इस बयान को शालीनता की कसौटी पर कसा जा रहा है तो भारी मात्रा में सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। पहले हम आपको लालू यादव का बयान दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, नैन सेकने जा रहे। लालू प्रसाद जी विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है। कई चीजें राजनीति में लाइटर वेन में रहने देनी चाहिए। उन दोनों के रिश्ते में उन दोनों से बेहतर तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। और सत्ता में अब बात करते हैं मुंबई में हुए एक सड़क हादसे की, लेकिन इससे पहले सत्ता के न्यूज मित्रों से हमारे कुछ सवाल हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी सर्जरी कराना चाहेंगे जो सर्जन ना हो और जिसका पहले कभी किसी सर्जरी का कोई अनुभव ना हो? अजीब सी बात है ना। क्या आप किसी ऐसी फ्लाइट में सवार होना चाहेंगे जिसे उड़ाने की जिम्मेदारी किसी बस ड्राइवर को दे दी गई हो और वो पहली बार विमान उड़ा रहा हो? और क्या आप किसी ऐसी बस में यात्रा करना चाहेंगे जिसके ड्राइवर ने जिंदगी में कभी बस ही ना चलाई और ना ही उसके पास बस ड्राइव करने का जरूरी हुनर हो? यहां पर अब कहानी खुलती जाती है। निश्चित तौर पर इन सारे सवालों का जवाब आप ना में देंगे, लेकिन आप इनकार तो तब करेंगे ना जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी होगी। मुंबई से एक भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें आती हैं। वहां पहली बार बस चला रहे एक नौसिखिए ड्राइवर की गलती ने 7 लोगों की जान ले ली, 49 लोग घायल हो गए। इस बस ड्राइवर ने मुंबई की एक सड़क पर कुछ देर के लिए ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल बेस्ट की एक बस कुर्ला स्टेशन से साकीनाका जा रही थी, जिसमें करीब 60 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया और घबराहट में ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया।
जिससे बस की स्पीड बढ़ी। अगले 100 मीटर की दूरी में बस ने 30 से 40 अलग अलग गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बस ड्राइवर सचिन मोरे ने 9 दिन पहले ही यानी 1 दिसंबर को ही नौकरी ज्वाइन की थी। पूछताछ में ड्राइवर ने माना है कि वो पहली बार बस चला रहा था और इससे पहले उसे बस चलाने का कोई अनुभव नहीं था। पहले उसने सिर्फ छोटी गाड़ियां ही चलाई थीं। उसे बस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को समझने में कंफ्यूजन हुआ और घबराहट में ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। पुलिस ने ड्राइवर की मेडिकल जांच भी कराई जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि बस में कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी। रात को 9:30 बजे टाइमिंग था सर, उधर से बस आई, उसका ब्रेक फेल हुआ, सीधा सामने जो भी गाड़ी आई उड़ाते चला गया। एक जोर का धमाका हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लोग भागने लगे। इसके बाद मालूम पड़ा कि बस ने बहुत जन को उछाल दिया है। जो रिक्शा को जो रेंगते रेंगते लेके आया तो सबको उड़ाते उड़ाते गया। पुलिस वाले की वैन इधर ही खड़ी थी, पुलिस वाली वैन को मारा टक्कर तो वो डायरेक्ट सीधा अंदर घुस गए उधर पे। उसमें 3 लोग जख्मी हो गए पुलिस वाले भी, और सीधा वहाँ से फिर एक रिक्शा वाले को उड़ाया, वो एकदम से लटक गया। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी, हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियाँ वापस करो, जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटी प्रशासन ने उसको मूव किया है, उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। हैरानी तो इस बात की है कि पिछले साल ही खबर आई थी जुलाई में कि बेस्ट के जितने भी बस ड्राइवर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास 2 साल का मैंडेटरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। इस खबर का जो नजरिया 9 है वो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आमतौर पर देश भर में होने वाले सड़क हादसों में 80% हादसों के लिए ड्राइवर की लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, लेकिन मुंबई के मामले में ड्राइवर से ज़्यादा वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसने नौसिखिए ड्राइवर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है और उसके अनुभवहीन हाथों में बस का स्टीयरिंग थमा दिया। इसी की वजह से 7 लोगों की मौत हुई और कई परिवार बर्बाद हो गए। इसीलिए मुंबई के इस केस में व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों को भी दंड मिलना चाहिए। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसने हर वर्ष अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने वाले लाखों छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। दरअसल यूजीसी ने एक फैसला किया है कि अब किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्र किसी दूसरी स्ट्रीम से भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर पाएंगे। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब 12वीं के विषय किसी भी यूजी कोर्स का आधार नहीं होंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्रों को CUET यानी कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट में किसी दूसरी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसी टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर वो यूजी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अगले वर्ष से CUET टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पिछले साल ये टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन के हाइब्रिड मॉडल के साथ हुआ था। साफ है कि यूजीसी के इस फैसले के बाद अब 12वीं के विषयों के साथ ही पढ़ाई जारी रखने की बाध्यता खत्म हो जाएगी और यूजी कोर्स में भी छात्रों के पास अपने लिए एक नई राह चुनने का विकल्प होगा।